अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने अपना अगला टॉपिक 1.16 स्टार्ट करना है। इसका जो बेसिक पर्पस है, इसमें हमने दो फंक्शन को कंबाइन करना है और रिजल्ट के तौर पे थर्ड फंक्शन ऑब्टेन करना है। इसकी डेफिनेशन देखें, फिर हम एक सिंपल एग्जांपल्स की मदद से इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि इनमें मतलब क्या कंसेप्ट दिया गया है। लेट एफ एंड जी बी गिवन फंक्शंस सम ऑफ एफ एंड जी डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट। अब कोशेंट के लिए आपको कंडीशन होती है कि जो नीचे वाला है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो वो कहता है कि इनका जो सम है वो इस तरह से डिफाइंड है, सब्ट्रैक्शन इस तरह से डिफाइंड है। मैं इसे थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि इसमें जो सम दिया गया है वो इस तरह से कि एफ प्लस जी, अब इसके साथ हम एक्स अटैच करेंगे, इज इक्वल हो जाएगा एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। अब ये एक्स जो है इन दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन से आएगा। सिमिलरली एफ माइनस जी का होगा इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अब इनकी कंडीशन देखते हैं आगे कि एक्स कहाँ से आएगा। इसमें देखें द अबव कॉम्बिनेशंस लिखा हुआ है कि above combination exist only those value of x that are common to domain of both f and g। मतलब x का जो रिलेशन होगा, पहले हम डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम x कह देंगे। पहले मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में मैं इस एग्जांपल नंबर 7 पे आऊँगा। उसके बाद कंपोजिशन फंक्शन और नीचे उसकी एक दो डेफिनेशन है, एग्जाम्पलें हैं। पहले हम इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बेसिकली जो है लाइनें हमने एक्सप्लेन की इन्हें कहते क्या हैं और किस तरह से हमने इन्हें सॉल्व करना है। अब मैं ये एडिशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि हमने इसे किस तरह सॉल्व करना है। इसमें देखें, मैंने दो सिंपल से फंक्शन ले लिए हैं। पहले तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x की रिक्वायरमेंट, और x कहाँ से आएगा, इन दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन से। हमने f लिख लिया एक ऑर्डर पेयर की रिप्रेजेंटेशन में और g भी एक ऑर्डर पेयर की रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। अब हमें पता है कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर को डोमेन कहलाते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। अब डोमेन ऑफ f निकाल लें। इसमें देखें, मैं फर्स्ट एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ऑर्डर पेयर की, ये 1, ये 2, ये 3। अब डोमेन ऑफ जी निकाल लें, 1 2 4। हमें क्या चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी निकाल लें इससे। अब देखें, इंटरसेक्शन में वो नंबर लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, इन दोनों में ये वाले कॉमन हैं। मतलब 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, तो इसकी क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 2 ही आ जाएगा। अब मैं इस 1 2 को अप्लाई करने का आपको मेथड बताता हूँ। अब देखें, अब मैं कुछ हिस्सा रेज कर रहा हूँ और सिर्फ यही हिस्सा इसका लीव कर रहा हूँ कि 1 2 आने के बाद हम इसे ऊपर वाले फंक्शन में किस तरह अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि हमें एफ और जी दिए गए थे, इसके हमने पहले एलिमेंट्स निकाल लिए दोनों साइड से। जैसे देखें, इसमें डोमेन आ रही थी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 2 3, और इसमें भी जो डोमेन आ रही थी 1 2 4, उनका जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो 1 और 2 आया। अब मैं इस डेफिनेशन में इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखें अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले देखें, हमारा अब x का रिलेशन जो है ना वो इसी सेट से है, 1 और 2 से। इसमें हम लिखेंगे f प्लस जी इंटू 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1। अब देखें f1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, जो कि हमें 3 दे रहा है, 3 प्लस g1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, जो कि हमें 4 दे रहा है, इज इक्वल टू 7। ये था फंक्शन को एडिशन करके आंसर निकालने का मेथड। फिर से देख लें,
एफ ऑफ वन पे मतलब अगर डोमेन को वन पुट कर दिया जाए तो रेंज हमारे पास ऊपर पहले फंक्शन में देखा जाए तो 3 आ रही थी, और जी पे जब वन अप्लाई किया जाए तो रेंज हमारे पास देखें 4 आ रही है, जिसकी वजह से मैंने 3 + 4 लेके नीचे ऐड कर दिया, जो कि हमारे पास 7 बन गया। इसी तरह अब हमने 2 को अप्लाई करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। देखें, इसकी जगह 2 रिप्लेस कर दें, इधर 2 आ जाएगा, और इनकी जगह भी 2 रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। अब देखें ऊपर वाले फंक्शन में ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। एफ ऑफ 2 पे जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, और जी ऑफ 2 पे जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो 5 + 9 = 14 बन जाएगा। ये था। अब इनके दो आंसर क्या निकला है, एफ प्लस जी का जो आंसर निकला है वो मैं लिख देता हूँ। ऊपर क्या निकला था हमारे पास, जो कि हमारे पास इधर 1 हमने अप्लाई किया था तो 7 आया था, और जब हमने 2 अप्लाई किया तो 14 आया है। ये था इसका आंसर। अब मैं सिमिलरली डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ मल्टीप्लिकेशन पे, और होपफुली सिमिलरली सब्ट्रैक्शन। चलो मैं एक की प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन की कि सब्ट्रैक्शन पे किस तरह अप्लाई करना है। इसमें जस्ट चेंजिंग इन्हीं पॉइंट्स पे होंगी। मैंने फिर से वही फंक्शन लिख लिया है एफ माइनस जी ऑफ एक्स के लिए। पहले हमने एडिशन के लिए किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। हम एफ और जी सेम फंक्शन लिए, इसलिए मैंने उसकी डोमेन पहले से इंटरसेक्शन करके 1 2 लिख ली है। अब मैं इसे सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करता हूँ। देखें, अब हमें पता है कि x का रिलेशन इसी से होगा, तो मैं लिखूंगा एफ माइनस जी इंटू 1 = एफ ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1। अब देखें हमारे पास 1 पे क्या आंसर आ रहा है, एफ ऑफ 1 का 3 आ रहा है, तो इसकी जगह 3 लिख दें, माइनस जी ऑफ 1 का आंसर 4 आ रहा है, तो आंसर -1 आ जाएगा। और मैं सिमिलरली एफ माइनस जी इंटू 2 लिख रहा हूँ। अगला हमारा डोमेन का जो पॉइंट है वो 2 है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखें जो कि 5 आ रही है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस जी ऑफ 2 की वैल्यू देखें जो कि 9 आ रही है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। अब सिंपल आप इन्हें पेयर के फॉर्म में लिख दें। पेयर के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि एफ माइनस जी को जब हमने 1 अप्लाई किया तो आंसर -1 आया था, ये पेयर बन जाएगा, और सिमिलरली जब हमने 2 अप्लाई किया तो आंसर -4 आ जाएगा। इस तरह से ये अप्लाई होंगे। मैं एक मल्टीप्लिकेशन का लिख देता हूँ, उसके बाद हम टर्न करते हैं अपनी पेज की तरफ। अब मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई करना, देखें आंसर तो सेम ही आएगा जैसे हमने प्रीवियस मेथड पे अप्लाई किया। अब क्या आ जाएगा, एफ जी इंटू 1 = एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यूज ऑलरेडी हैं पड़ी। एफ ऑफ 1 का आंसर 3 है, तो मल्टीप्लाई जी ऑफ 1 का आंसर 4 है, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। अब एफ जी इंटू 2 देख लें, इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 2, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो 5 है, और जी ऑफ 2 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 9 है, = 45। अब आप सिंपली इसे मतलब पेयर की शक्ल में लिख दे कि एफ जी इंटू = 1 पे हमारे पास आंसर 12 आया है, और 2 पे जो आंसर आया है वो 45 आई है। ये था मल्टीप्लिकेशन का। सिमिलरली डिवीजन का होपफुली आप कर लेंगे। अब मैं बुक के उसी पेज पे रिटर्न करता हूँ, उससे आपको अब वो जो एग्जांपल दी गई है इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि पहले हमने उसका बेसिक पढ़ लिया, तो बेसिक की हेल्प से वो कवर हो जाएगी। इसमें तो हमने सिंपल एफ और जी को नंबर्स की फॉर्म में लिखा था, उसमें दिया गया है डायरेक्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन दी गई है।
जो कि सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन उसका सिर्फ डोमेन निकालने का मेथड देख लेते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 7 को रीड करने के एलिजिबल हो चुके हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है, एफ एफ एक्स ये दिया गया है और जी एफ एक्स ये दिया गया। मैं सिंपल इनकी डोमेन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो निकलेगी किस तरह। देखें एक्स दिया गया है ग्रेटर देन -3 और जी की जो डोमेन दी गई है वो दी गई है लेस देन 4। अब लेस देन और ग्रेटर देन से मुराद ये है कि ये नंबर उनमें शामिल नहीं है, बाकी नंबर उनमें शामिल हैं। पहले तो ये मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दूं कि ग्रेटर देन -3 से क्या मुराद है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा -3 और इससे बड़े नंबर जो है वो इस साइड वाले हैं। यूँ समझें -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 7। मैं इसे एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देता हूँ। -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 7। अब इससे नंबर तो बड़े यही हैं। अब x लेस देन 4 मतलब 4 तो शामिल नहीं है, 4 से छोटे। अब उसमें मैं लिख देता हूँ, उसमें आ जाएगा कि 3, 2, 1, 0 अप टू 7। अब देखें इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वहीं के वही नंबर आएंगे जो इसने लिखे हैं कि ये -3 और 4 के दरमियान वाले नंबर आ जाएंगे। अब देखें इस सेक्शन की जो लिमिट है वो 3 तक है, ये तो आगे जा रहा है। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको पता है दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा और इसकी एंड पॉइंट लिमिट -2 तक है, तो यहाँ पर भी -2 तक आंसर आएगा और इधर ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर 3 तक आएगा। 3 से आगे जितने भी नंबर होंगे इंटरसेक्शन में तो वो कॉमन नहीं आएंगे। अब -2 से मुराद ये है कि और -2 और इसके अलावा -3 भी आ सकता है इसमें। -2 से मुराद मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि -3 से छोटा -2 आ जाएगा जो उसके उसमें शामिल, और यहाँ तक उसकी लिमिट जो है कि वो 4 से मतलब लेस होगा। अब इसका इंटरवल हमारे पास यही बन जाएगा। अब तो सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम इस एग्जांपल से ही देख लेते हैं। बेसिकली इसके इंटरसेक्शन x की वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि हमने इस मेथड से निकाली हैं। अब इसमें जस्ट सिंपल सी चीज़ें देखें। अब एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एफ प्लस जी एक्स इंटू एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। इसको सिंपली आपने ऐड करना है। एफ एफ एक्स की वैल्यू है x+1, आगे हमारे पास प्लस जी एफ एक्स, उसकी भी सिंपल वैल्यू लिख लें 2x माइनस 3। अब देखें x और 2x मिलकर 3x बन जाएगा, 3 में से 1 गया माइनस का 2 आ जाएगा जो कि उसने ये लिखा है। उसके बाद हम लिख देंगे कि x का ताल्लुक कहाँ से है, जो हमने अभी इंटरवल निकाला था। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये दोनों मतलब डिवीजन का दोनों डिवाइड हो जाएंगे। x+1/2x माइनस 3 एफ ऑफ एक्स हुआ जी एफ एक्स आ जाएगा। जी एफ एक्स की वैल्यू आप जानते हैं 2x माइनस 3 है, तो हमें पता है ये आंसर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल लें। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, मतलब x को 3/2 नहीं होना चाहिए, तब ये रिजल्ट होल्ड करेगा और x का रिलेशन उसी सेट से होगा जो हमने पहले पहले निकाला था। ये था हमारे पास मतलब कंपोजिशन कहते हैं इसे फंक्शन की। अब इसी पे एक एडवांस कंसेप्ट होते हैं, नहीं कंपोजिशन नहीं, कम्बिनेशन ऑफ ए फंक्शन। इसी पे एक एडवांस कंसेप्ट होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट और इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम फंक्शन के ग्राफ इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। आगे हमारा टॉपिक है कंपोजिशन फंक्शन। से पहले हम इसकी सिंपल जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में हम इसी पेज पे आते हैं, वो भी हम एक आसान एग्जांपल देके समझाते हैं। देखें द प्रोसेस ऑफ
finding new function from previous function या from given functions। मतलब जो दिए गए फंक्शंस हैं उनकी मदद से हमने नया फंक्शन जो फाइंड करेंगे उसे हम कंपोजिशन फंक्शन कहेंगे। अब इसकी जो जनरल एग्जांपल है वो ये है कि मेरा जो ताल्लुक है ना ए से बी तक है और जी का जो ताल्लुक है वो बी से सी तक है। अब जब मैं उसके साथ मिलकर जाऊंगा तो मेरा ताल्लुक भी सी के साथ बन जाएगा। ये तो था रिलेशन। अब हम उसी से एक्सप्लेन करते हैं जो डेफिनेशन इस बुक में दी गई है। देखें, एफ का रिलेशन है ए से बी की तरफ और जी का रिलेशन है बी से सी की तरफ, जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद जो नया फंक्शन बनेगा उसे हम कंपोजिशन कहते हैं और वो दो फंक्शन के दरमियान इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एफ ऑफ जी ने लिखना, ये जी ऑफ एफ होता है, इज डिफाइंड बाय रूल, जो कि हम लिखेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली हमें पता है कि जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होता एफ ऑफ जी के। यहाँ पर वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर ये फंक्शन इक्वल होंगे। और सिमिलरली कंसेप्ट आता है मैट्रिसेस में कि कौन सी सिचुएशन है जब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इक्वल होगी। इन दोनों का एक ही आंसर है जो मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इनमें और मैट्रिसेस में 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। अब इक्वल कब होंगे, या एफ और जी सेम फंक्शन हो, या तो एफ आइडेंटिटी हो या जी आइडेंटिटी हो, तब ये कंपोजिशन भी इक्वल होते हैं और मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन भी सेम बन जाती हैं। अब नीचे एक एग्जांपल है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पेज की तरफ। अब इसमें हमें एफ और जी दिए गए हैं। देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब हमें पता है कि कंपोजिशन जो होती है वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें, बाद में हम उसे जी में पुट करेंगे। जी इंटू एफ ऑफ एक्स की जो हमें वैल्यू दी गई है वो 2x है। अब हम जी के अंदर जहाँ पर x है उसे 2x से रिप्लेस कर देंगे। अब मैं मूव कर रहा हूँ जी की तरफ। जी की देखें ये वैल्यू है, सबसे पहले 3 है, उसके बाद x का स्क्वायर मैं लिख दूंगा, x के स्क्वायर को रिप्लेस करके 2x का स्क्वायर, बाकी टर्म है वैसे की वैसे। देखें 3 इंटू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर -1, मल्टीप्लाई कर दो 3 को, मतलब 12x स्क्वायर -1। अब मैं f इंटू जी ऑफ एक्स मालूम करता हूँ। ये तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब मैं एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेता हूँ जो कि हमारे पास है। देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। अब इसे एफ के अंदर पुट कर दें। एफ की वैल्यू देखें ऊपर लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, ये है एफ की वैल्यू 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, उसमें एक्स को रिप्लेस कर दें 3x स्क्वायर -1, इसका आंसर निकाल लें 2 इंटू 6x स्क्वायर -2। अब आपने देख लिया होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। एफ ऑफ जी का आंसर 6x स्क्वायर -2 आया और हमने जी ऑफ एफ एक्स का आंसर 12x स्क्वायर -1 निकाला था। अब इसके बाद जो हमने ऊपर वाले ऑपरेशन किए हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब इससे अगला टॉपिक जो है वो ये है कि एफ जी इंटू एक्स, हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन है, ये इज इक्वल बन जाएगा एफ एफ एक्स जी एफ एक्स। सिंपली जो वैल्यूज दी गई हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर देना जैसे उसने किया है। उसके बाद जी इंटू एफ एफ एक्स हमने निकालना है, वो ये आया है।
मतलब इससे ये है कि एफ जी जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें तो ये इक्वल आ सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन में ये इक्वल नहीं होते। अब हमने कंपोजिशन फंक्शन देख लिया। सबसे पहले तो उसकी सिंपल फॉर्म हमने एक्सप्लेन की, द प्रोसेस ऑफ obtaining न्यू फंक्शन फ्रॉम गिवन टू फंक्शन, इसको कंपोजिशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये इक्वल कब हो सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, और हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया। अब हम इसके अगले पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 13 पे। अगला जो हमारी डेफिनेशन है वो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की है। हमें पता है किसी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 हो, और उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी यूज़ किया था। अब इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एफ बी इंजेक्टिव फंक्शन, हमें पता है कि इंजेक्टिव फंक्शन को 1 1 कहते हैं। इसकी हमने लास्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन भी देखी कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स टू के, तो दिस इम्प्लाइज डेट उनके करिस्पॉन्डिंग इमेजेस भी इक्वल होंगे। और विद डोमेन, हमें पता है कि डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ए से आते हैं और रेंज के एलिमेंट सेट बी से आते हैं। वो कहता है अगर जी बी ए बन जाए। अब हमने जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था वो किया था कि ए बी, देखें ए क्रॉस बी को हमने एक्सप्लेन किया था सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल एलिमेंट ए बी, जिसमें हमने लिया था कि ए का रिलेशन ए से होगा और बी का रिलेशन बी से होगा। वो कहता है अगर इसे उलट कर दीजिए, बी ए कर दिया जाए, तो हमें पता है ये उसका इन्वर्स बन चुका है। जी एक इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा जिसमें डोमेन और रेंज इक्वल होंगी, और रेंज इज इक्वल टू डोमेन होगी, देन इस फंक्शन को हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। अब हमें पता है जब हम इन्वर्स लेते हैं तो सिंपल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज के इक्वल हो जाती है, और सिंपल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन के इक्वल हो जाती है। तो इसमें ये दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी कि उसकी जो डोमेन होगी वो सिर्फ रेंज, मतलब सिंपल फंक्शन एफ की जो रेंज होगी इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, और सिंपल फंक्शन एफ की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। अब आगे देखें, आगे फिर से वही एग्जांपल दी गई है जो हमने पीछे एक्सप्लेन की थी। आगे एग्जांपल 9 है जो हमने कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि क्लियरली एफ एफ वन इज इक्वल टू आंसर वन आ जाएगा, एफ एफ माइनस वन इज इक्वल टू आंसर माइनस वन आ जाएगा। ईच पॉइंट पे ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है और ये वन वन भी है। कल भी हमने इसे जाहिर किया था कि एफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एफ एक्स टू, इसमें पुट कर दें, ये आ जाएगा एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। क्यूब रूट लेने से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्लियरली वन वन फंक्शन है। और ये ऑन टू फंक्शन भी है, जैसे हमने देखा एक वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग एक ही आंसर दे रहा है, मतलब इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, जिसकी वजह से ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। आगे पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन दी गई है। पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में वही लिखूंगा जो हमने पढ़ी है, मैं इसे थोड़ा सा फॉलो नहीं कर रहा, मैं इसकी सिंपल देखें, मैंने पॉलिनॉमियल की सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि ए नॉट, जैसे जैसे हम ये वैल्यू ए की बढ़ाते जाएंगे उसी तरह ये एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, जैसे ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, इसी तरह ए एन माइनस वन, एक्स की भी पावर एन माइनस वन, ए एन एक्स की पावर एन, ये उसकी सिंपल डेफिनेशन है पॉलिनॉमियल की। अब पॉलिनॉमियल से पहले थोड़े से कंसेप्ट हैं, मतलब सिंगल टर्म को हम कहते हैं मोनोनॉमियल, और दो टर्म वाली पॉलिनॉमियल को कहते हैं, जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स को हम कहते हैं बाइनॉमियल। इसी तरह तीन टर्म वाली एक्सप्रेशन को कहते हैं ट्राइनॉमियल, और एन टर्म वाली एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनॉमियल। इसमें जो एन होता है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अगर एन ज़ीरो हो, जैसे जस्ट ए नॉट दिया गया, इसे कहते हैं हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल, और ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड
नहीं होती। ज़ीरो पॉलिनोमियल को हम मोनोनोमियल भी कहते हैं। और इसमें जो x दिया, अब देखें a1 a0 a2 अप टू सो ऑन an जो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाते हैं इसके, ये रियल नंबर होते हैं और इसमें n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अगर n फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे ये देखें x की पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर n जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। मतलब ये याद रखना है, यहाँ पर n जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद ये है कि वो ज़ीरो से लेकर अप टू सो ऑन जा सकता है पॉजिटिव टर्म्स में, नेगेटिव नहीं होगा। और उसके बाद जो फंक्शन पॉलिनोमियल की हेल्प से डिफाइन किया जाए उसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन, आगे डेफिनेशन भी वही है, जो पॉलिनोमियल की हेल्प से डिफाइन किया जाए उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं और उसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होगी। उसके बाद आगे डेफिनेशन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे डेफिनेशन देखें 1.20, द फंक्शन डिफाइंड बाय पॉलिनोमियल इस तरह से इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन और डोमेन जो है इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। आगे हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजबरा का तो हमें ही पता ही है पहले कि अलजेब्राइक प्रॉपर्टी से मुराद कि उन फंक्शन को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और नॉन ज़ीरो नंबर या नॉन ज़ीरो फंक्शन के साथ उन्हें डिवाइड भी किया जा सकता है। आगे उसने ये दिया कि फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्राइक इफ कैन बी एक्सप्रेस्ड टर्म सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर जो फंक्शन अलजेब्राइक नहीं होंगे उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या क्या हो सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। इस तरह के फंक्शन को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं, जैसे ये दिया गया है। और इनकी कुछ डिटेल जो है वो मैं एफएससी से यहाँ पर पुट कर देता हूँ और इनकी एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें जो पहला फंक्शन दिया गया है वो है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हमने देख लिया। उसके बाद है लीनियर फंक्शन। ऐसा फंक्शन लीनियर फंक्शन कहेंगे या ऐसा फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। और उसकी जो जनरल फॉर्म है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था वैसी की वैसी ही फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर चेयरमैन अमजद सलीमी सब क्वेश्चन पूछते हैं कि ए को ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन में। अगर ए ज़ीरो हो गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल बी, जो कि कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। हम उसे लीनियर तब कहेंगे जब x की डिग्री 1 होगी और x की डिग्री 1 तब होगी जब a नॉन ज़ीरो होगा। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर। अब लीनियर फंक्शन की एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास ये फंक्शन होता है 3x+4 और हमें पता है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन और कॉन्टिन्यूस, ये हम नेक्स्ट भी देखेंगे जब कॉन्टिन्यूटी का सेक्शन पढ़ेंगे। अब ये थी हमारे पास लीनियर फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो ax प्लस बी की टर्म में डिफाइन किया जाता है जनरल फॉर्म में और इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका इमेज और प्री इमेज सेम हो, मतलब आई को अगर 1 पे अप्लाई करूँ तो 1 आ जाए और 2 पे अप्लाई करूँ तो 2 आ जाए। इस तरह के मतलब डोमेन और रेंज जो है इसकी सेम होनी चाहिए। इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आगे देखें, इसमें जो अगला फंक्शन है वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। कि ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब इसमें ऑलवेज वैल्यू कांस्टेंट आएंगी। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, जो भी हम एक्स की वैल्यू पुट करते रहें आगे वाले फंक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन वैसी की वैसी है जैसे हमने रैशनल नंबर का एक्सप्लेन किया था। फंक्शन ऑफ द फॉर्म
पी एफ एक्स ओवर क्यू एफ एक्स। इसमें पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स जो होंगी वो पॉलिनॉमियल होंगी ऑफ डिग्री n की। तो ऐसा फंक्शन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया जाए उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। और हमें पता है कि इसमें क्यू एफ एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन भी नहीं हो सकेगा। मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हमने डोमेन एंड रेंज देखनी है, तो उसमें ये फंक्शन फिर से डिफाइन होंगे और उनकी हेल्प से हम डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।